Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 12th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 12 फरवरी 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सर क्रीक को क्या है, ये कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क्स के नाम दिए गए। पूछा गया इनमें से कौन सा पार्क है जो बस्तर रीजन के अंदर देखने को मिलता है, बस्तर रीजन के अंदर लोकेटेड है। ऑप्शन ए बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ऑप्शन बी दंदेली सेंचुरी, ऑप्शन सी राजाजी नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी इंद्रावती नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग को तब भी आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को उसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे पहले पेपर पर दो आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक आर्टिकल ये है और ये पिछले 4-5 दिनों से लगातार चर्चा में है। हुआ क्या है, कर्नाटका के अंदर एक हिजाब कंट्रोवर्सी हुई है, इसको लेकर काफ़ी सारे पिटीशन भी डाले गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट बीच में आ नहीं रहा है। कल हमने इसको लेकर आर्टिकल कवर किया था, आपको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि पहले अभी इस केस को कर्नाटका हाईकोर्ट को देखने दो, हाईकोर्ट के बाद यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंटरवीन करेगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे में, मतलब कल वाले दिन, बोला कि देखो जो भी पिटिशनर्स जिन्होंने पिटीशन डाला है इस पूरे कंट्रोवर्सी के अगेंस्ट में, तो उन सबके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि देखो ये जो आज के टाइम पर कंट्रोवर्सी चल रही है, हिजाब कंट्रोवर्सी, इसको एक बड़े लेवल पर बिल्कुल भी ना फैलाया जाए। तो एग्जैक्टली आप यही कह सकते हो, डू नॉट स्प्रेड थिंग्स टू अ लार्जर लेवल, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्स ऑन हिजाब रो। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली यहाँ पर यह बोला कि देखो इसको ज़्यादा बड़ी बात बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी यहाँ पर इस पूरे कंट्रोवर्सी के अंदर फंस चुके हैं, वो काफ़ी सारे पिटिशंस भी डाल चुके हैं, प्लस उन लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी उठाए हैं हमारे कोर्ट के ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या उठाए यहाँ पर, इन लोगों का कहना यह है कि देखो हुआ क्या है, यहाँ पर अभी एक इंतरिम ऑर्डर दिया गया, अभी और भी इसके ऊपर एक फाइनल ऑर्डर आना बाकी है। 14 फरवरी को अभी एक फाइनल ऑर्डर भी आएगा। हिजाब कंट्रोवर्सी का करना क्या है, ये हिजाब अलाउ किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो आने वाले टाइम पर एक ऑर्डर आने वाला है। लेकिन उसके बेसिस पर यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं, खासकर स्टूडेंट्स हैं जो इस कंट्रोवर्सी में फंसे, उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि अगर यहाँ पर ऐसा होगा तो इससे कहीं ना कहीं, मतलब कि अगर हिजाब अलाउ नहीं किया जाएगा तो इससे जो फंडामेंटल राइट्स हैं बहुत सारे जो सिटीजन्स को प्राप्त है अंडर आर्टिकल 15, 19, 21, 25, इन सब का वोलेशन होता हुआ नजर आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया, देखो हिजाब जब एक इंपॉर्टेंट और एसेंशियल एक तरीके से पार्ट है हमारे रिलीजन का, तो इसको अलाउ करना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये उठाए कि अभी क्या इनके एग्जाम्स होने वाले हैं और एग्जाम्स होने वाले हैं आने वाले टाइम पर, मार्च में एग्जाम है और अभी क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं हो पा रहे हैं। आपको पता होगा स्कूल्स कॉलेजेस कर्नाटका के अंदर रिसेंटली बंद भी कर दिए गए थे इसी कंट्रोवर्सी की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से। तो इनका कहना यह है कि अभी क्लासेस अटेंड नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो राइट टू एजुकेशन है उसका भी वोलेशन हो रहा है, उसको भी डिनाई किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर देखने को मिल रही हैं। तो एग्जैक्टली वही कंट्रोवर्सी जो कि आपको पता है। अगर आप लोग को कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता है ये क्या चल रहा है, तो कल वाले वीडियो में बिल्कुल लास्ट में चले जाना, बिल्कुल लास्ट मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया। हालांकि परसों के में भी डिस्कस किया था और उससे पहले वाले में भी डिस्कस किया था, लगातार 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एक छोटा सा अपडेट है, लेकिन ध्यान रखना इसके बारे में ज़रूर, क्योंकि आने वाले टाइम पर ये बहुत चर्चा में आने वाला है। इनफैक्ट 14-15 फरवरी से लगातार चर्चा में रहेगा आर्टिकल, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। तो आई होप आप लोग यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से समझ गए।
अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, अभी क्या है, क्वाड की मीटिंग हो रही है। अभी जो क्वाड की मीटिंग है इसके अंदर काफ़ी कुछ डिस्कशन किया गया है ना। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पेज नंबर 8 पर काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये पेज नंबर 8 पर इसको काफ़ी डिटेल में कवर किया है। वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या क्या डिस्कशन हुआ है इन क्वाड कंट्रीज़ के बीच में, क्या इन्होंने गोल सेट किया है, सारी बातें कवर करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे छोटे छोटे आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन का भी एक स्टेटमेंट आ चुका है। उन्होंने यहाँ पर जो भी अमेरिकन सिटीजन्स यूक्रेन के अंदर रहते हैं उनको छोड़ने के लिए कह दिया। इनफैक्ट आप देख पाओगे वो न्यूज़ भी पेज नंबर 11 के अंदर है। इसको भी कवर करेंगे कि मतलब एक वॉर सी हो सकती है, ये सारी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी डिटेल में बात करेंगे। आगे चलते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप कहोगे ये आर्टिकल हमारे काम का तो है नहीं, इसे क्यों पढ़ा रहे हो, तो अभी देखते हैं ये काम का है या नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या है, सरकार ने यहाँ पर अभी खासकर गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने मांग करी है हमारी केंद्र सरकार से कि मदद की जाए दिल्ली गवर्नमेंट की, ताकि जो यमुना नदी है उसमें जो भी पोल्यूशन है, वो जो प्रदूषण है उसको सही से स्टडी किया जाए। तो इस चीज़ को लेकर ये मांग की गई। अब एक स्टडी करने वाले हैं, देखा जाए कि कहाँ कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है यमुना नदी के अंदर, तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, क्या क्या सोर्सेस हैं। तो उन सोर्सेज को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे, रोक पाएंगे। इससे क्या होगा, पोल्यूशन कंट्रोल हो पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये दिल्ली सरकार की एक तरीके से ये मांग है कि यहाँ पर केंद्र सरकार इनकी मदद करे। अब आप कहोगे क्या है इस आर्टिकल के अंदर, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने एक रिवर का नाम देखा, यमुना। यमुना नदी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूज़पेपर में या फिर करंट इश्यूज़ के अंदर कोई भी रिवर आती है तो उसको ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन आते ही आते हैं रिवर के रिगार्डिंग। तो पहले मैं आपको यमुना रिवर के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगा। क्योंकि देखो जो रिवर वगैरह है ना, इसको लेकर आपके सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 1 में टॉपिक्स मेंशन है। जीएस पेपर 1 के अंदर वाटर रिसोर्स का एक टॉपिक देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यमुना रिवर की, तो सोर्स क्या है, देखो ये जो रिवर यमुना है ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, मतलब एक सहायक नदी है गंगा रिवर की। मतलब यमुना नदी निकल कर आती है और जाकर कहीं ना कहीं गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो यमुना नदी है ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर हुए आती है, मसूरी से यहाँ पर आप कह सकते हो निकलते हुए आती है। फिर उसके बाद ये आगे ट्रैवल करती है। अगर हम लोग बात करें तो आगे चलते चलते जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के अंदर जो गंगा नदी बह रही है वहाँ पर जाकर ये यमुना नदी मिल जाती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बीच में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे एरिया से ये नदी निकलती हुई जाती है। आपको ध्यान रखना है। लेंथ जो है 1376 किलोमीटर्स के आसपास है। लेंथ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान मत रखना। इस नदी के ऊपर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डैम्स जैसे कि लखवर व्यासी डैम हो गया, ये उत्तराखंड के अंदर जो नदी जहाँ से उत्तराखंड से निकल रही है वहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद हरियाणा के अंदर ताजावाला बैरेज डैम देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। मतलब कि आपने ये देखा गंगा नदी की सहायक नदी यमुना है, ठीक है। गंगा नदी में कहीं ना कहीं यमुना जाकर मिल रही है, लेकिन यमुना नदी की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो वो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, चंबल हो गया, सिंध, बेतवा, कोन, टोन और हिंदौन, ठीक है। इनके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कहोगे क्या बकवास है, हमें समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर 2010 में क्वेश्चन पूछा है। किस चीज़ को लेकर पूछा है, ये पूछा रिवर दैट पासिस थ्रू हिमाचल प्रदेश, ऐसी कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से पास होती है, ठीक है। अब ऑप्शन ए देखना, ऑप्शन ए के अंदर ब्यास और चेनाब बताया गया है सिर्फ। ऑप्शन बी के अंदर ब्यास और रवि। ऑप्शन सी के अंदर आपको चेनाब, रावी और सतलज देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑप्शन डी के अंदर ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो अगर आप लोगों को यमुना नदी के बारे में पता होता, ठीक है, अगर कोई भी एग्जाम दे रहा होगा और उसे यमुना नदी के बारे में पता होता, उसने अगर पढ़ा होता, हाँ भाई हिमाचल प्रदेश से ये निकल रही है। अभी हम लोगों ने देखा था हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी में मिल रही है। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था ना। तो अगर आप लोग को इतना भी पता था कि हाँ यमुना नदी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो इनफैक्ट यहीं पर एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ हो जाती। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था और ये तीनों ऊपर वाले एलिमिनेट हो जाते, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो गया है। तो 2010 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वाटर रिसोर्सेज। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग मैप भी देख सकते हो, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकल कर आई न्यू दिल्ली। इसके बाद इधर ये सारे एरियाज़ को कवर करते करते, और मैंने आपको बताया कि जो है इलाहाबाद वाला जो एरिया है, खासकर प्रयागराज के नाम से जानते हैं हम लोग, यहीं पर जो है यमुना नदी मिल जाती है गंगा नदी के अंदर। ये आप देख पाओगे गंगा नदी आ रही है, ये यमुना नदी और यहाँ पर मिल गई, ठीक है। और यमुना नदी के काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ, यहाँ पर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यहाँ पर ये सारी नदियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। आगे चलते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। हुआ क्या है,
चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पैनल ऑन चारधाम प्रोजेक्ट क्विट्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो, जो चारधाम प्रोजेक्ट आपको पता होगा, एक चारधाम है, एक छोटा चारधाम है। अब मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोगों को बता दूंगा, कंफ्यूज मत होना, इसको लेकर कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो अभी हम लोग उत्तराखंड के चारधाम वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, इस चारधाम प्रोजेक्ट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, हाई पावर्ड कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को बनाया था। अब इस कमेटी का मेन काम था कि इस प्रोजेक्ट को, खासकर जो चारधाम वाला रीजन है, इसको अच्छे से देखे। अब हुआ क्या, आपको पता होगा, जो ये चारधाम रीजन है, जो उत्तराखंड के अंदर चारधाम वाला एरिया है ना, इसके अंदर एक बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट क्या है ना, वो है प्रोजेक्ट को लेकर। जो ये चारधाम वाला एरिया है, इनकी सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, ठीक है। जो हिली एरियाज हैं, पहाड़ी एरिया, यहाँ पर सड़कों को बहुत ज़्यादा डबल चौड़ा कर दिया जा रहा है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूवल दे दिया है। तो इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं आने वाले टाइम पर, ऐसा भी बताया गया। आप लोगों को याद होगा, काफ़ी सारे एडिटोरियल हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखे हैं, बहुत सारे हमने न्यूज़ डिस्कस कर रखी हैं कि यहाँ पर अप्रूवल मिल गया था, जिसमें बहुत सारे एक्टिविस्ट, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि देखो, ये कहीं ना कहीं एक खतरा रहेगा हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया, सब कुछ काम चल रहा है। जो चारधाम प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, वाइड जो रोड्स हैं उनको वाइड कर दिया गया, चौड़ा कर दिया गया, उनके ऊपर काम चल रहा है। तो जो ये हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी इस चारधाम प्रोजेक्ट को देखने के लिए, चारधाम रोड को देखने के लिए, अब इस कमेटी के चेयरमैन यहाँ पर रवि चोपड़ा हुआ करते थे। तो इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया। उन्होंने बोला, मेरा तो कोई काम ही नहीं बचा। आपने यहाँ पर इसको अलाउ भी कर दिया, 14 दिसंबर की बात है, आपने रोड्स को चौड़ा करने के लिए अलाउ भी कर दिया, सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पर नहीं देखा, ठीक है, सब कुछ अपने आप ही चल रहा है, मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्विट कर देता हूँ। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली है। तो अगेन, आर्टिकल का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन आपको चारधाम के बारे में पता होना चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पहले भी पब्लिश हो चुके हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से तो रिलेट कर ही सकते हो, प्लस जीएस पेपर 1 कल्चर से भी रिलेट कर सकते हो। तो अभी हम लोग चारधाम यात्रा के बारे में बात करेंगे, खासकर उत्तराखंड की। तो कहाँ पर लोकेटेड है? ग्रेटर हिमालयाज उत्तराखंड के अंदर ये पूरा चारधाम लोकेटेड है। यहाँ पर आपको 4 एक तरीके से पवित्र स्थल देखने को मिलेंगे, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है, ठीक है। ये चारधाम कहलाता है, एग्जैक्टली ये छोटा चारधाम कहलाता है। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ वाला जो चारधाम है, ये छोटा चारधाम कहलाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब होता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे तीर्थयात्री होते हैं वो यहाँ पर ये यात्रा करते हैं, प्लस उसके बाद जो ये हमारे जो भक्त होते हैं, खासकर वो अपनी ट्रैवलिंग को स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न साइड से, ठीक है। वेस्ट साइड से स्टार्ट किया जाता है, फिर ईस्ट साइड पे एंड किया जाता है। मतलब जो चारधाम यात्रा है वो स्टार्ट होती है यमुनोत्री से, देन उसके बाद गंगोत्री, देन केदारनाथ, देन उसके बाद बद्रीनाथ तक एंड हो जाती है, ठीक है। अलग अलग डीटीज़ यहाँ पर कवर करे गए, देवी देवता आपको देखने को मिलेंगे। यमुनोत्री डेडिकेट किया गया है गॉडेस यमुना को, गंगोत्री डेडिकेट किया गया है गॉडेस गंगा को, केदारनाथ डेडिकेट किया गया है शिव जी को, और उसके बाद बद्रीनाथ डेडिकेट किया गया है लॉर्ड विष्णु जी को, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखना। नाउ अभी मैं आपको एक छोटा सा कन्फ्यूजन जो है वो भी दूर करता हूँ। तो जो अभी आप लोगों ने चारधाम के बारे में पढ़ा है, ये उत्तराखंड का मैप हुआ। यहाँ पर आपको ये यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री और बद्रीनाथ ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको चारधाम देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के अंदर। और ये जो 4 एरियाज़ हैं, इनको हम लोग छोटा चारधाम बोलते हैं, ठीक है। जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ये छोटा चारधाम है। अब जो एग्जैक्टली एक और चारधाम के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा, वो चारधाम के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं? आती है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्टली चारधाम ये है, और उसके बाद एक छोटा चारधाम ये होता है, ठीक है। दोनों के बारे में ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 3 डिफेंस और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। हुआ क्या है, नेवी मिलन जो एक्सरसाइज है ये यहाँ पर होने वाली है। बताया गया आने वाले टाइम पर एक सबसे बड़ी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होगी विशाखापट्टनम के अंदर, ठीक है, इंडिया में, जिसका नाम है मिलन 2022। अब ये जो एक्सरसाइज होगी, इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है? तो इसके अंदर बड़ी बड़ी नेवीज आने वाली हैं, क्वाड कंट्रीज़ के अंदर, यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ठीक है। ये कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद रशिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। बहुत सारी कंट्रीज़ वेस्ट एशिया से आ रही हैं, और इनफैक्ट ये आज के टाइम पर जो यूक्रेन के साथ टेंशन चल रहे हैं ना, इसके बीच में भी आप देख पाओगे इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस साल जो ये मिलन है, ये जो मिलन एक्सरसाइज होगी, इसके अंदर हमने देखा अलग अलग कंट्रीज़ को पार्टिसिपेट किया गया है, और यूएस को भी हम लोगों ने इनवाइट किया है, पहली बार ऐसा बताया गया। ये जो मिलन एक्सरसाइज है कब से कब तक होने वाली है? तो ये स्टार्ट होगी 25 फरवरी से। 25 फरवरी से 4 मार्च तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। अब इसके अंदर क्या क्या होगा? तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर देखने को मिलेगी। तो अलग अलग थीम्स रखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर किसी दूसरे दुश्मन की सबमरीन को कैसे उड़ाना है, प्लस बहुत सारी एक्सरसाइज यहाँ पर चलती रहेगी, बहुत सारे अभ्यास चलेंगे जैसे यहाँ पर होते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी इसके बारे में कुछ और फैक्चुअल पॉइंट्स है, उसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। नेवी मिलन एक्सरसाइज के बारे में। तो ये जो एक्सरसाइज मिलन है,
ये यहाँ पर आप कह सकते हो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, जिसकी स्टार्टिंग जो है 1995 में की गई थी। ठीक है, पहले तो ये अंडमान निकोबार वाले एरिया में पोर्ट ब्लेयर पे हुआ करती थी, देन उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया विशाखापट्टनम में, देन उसके बाद अब ये विशाखापट्टनम में हो रही है और इस बार भी विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगी। और ये जो नेवी है, इन्होंने लगभग यहाँ पर 10 एडिशंस कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के। ठीक है, लगभग 1995 से लगातार 10 एडिशंस हो चुके हैं। और कुछ एरियाज़ हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर ये बात करते हैं कि कोऑपरेट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो होती है इसके अंदर डिस्कशन किया जाता है मैरीन डोमेन अवेयरनेस के बारे में, जो हमारा समुद्र वाला एरिया है वहाँ पर कैसे हम लोग एक तरीके से जागरूक रह सकते हैं। ट्रेनिंग कैसे ट्रेनिंग को आगे यहाँ पर ट्रेनिंग के मामले में कोऑपरेट करती हैं, प्लस टेक्निकल असिस्टेंस के मामले में कोऑपरेशन होता है, प्लस कुछ ऑपरेशनल एक्सरसाइज हैं। तो ये कुछ यहाँ पे आपस में जो कंट्रीज़ हैं ना वो कोऑपरेट करते हुए नजर आती हैं। आपस में मिलकर हम लोग कितना ज़्यादा बेहतर अपने डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, इसको लेकर डिस्कशन चलता है। ये तो हो गया मिलन एक्सरसाइज के बारे में। तो ये ध्यान रखना कब से स्टार्ट हुई, 1995 से स्टार्ट हुई है। पहले पोर्ट ब्लेयर पे हुआ करती थी, अब यहाँ पर विशाखापट्टनम में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद और भी बहुत सारे अभ्यास होते हैं भारत के दूसरी दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ये तो आपको पता होगा, काफ़ी बार मैंने पढ़ा रखा है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जैसे कि मैंने सारे अभ्यास डाल दिए हैं। इंडिया और जापान के बीच में जिमेक्स होता है, ये आपको पता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंडिया और भी मतलब और भी बहुत सारी एक्सरसाइज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर के बीच में यहाँ पर एक्स डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज देखने को मिलेगा। उसके बाद इंद्रधनुष एक एक्सरसाइज होता है भारत और यूके के बीच में। उसके बाद यहाँ पर ये अलग अलग एक्सरसाइज हैं, कोई एयरफोर्स के बीच में, मिलिट्री के बीच में, नेवी के बीच में, तो ये अलग अलग एक्सरसाइज आपको ये देखने को मिल जाएंगे। एक पिच ब्लैक होता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ओसिंडेक्स होता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, उसके बाद धर्म गार्डियन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान के बीच में होती है। नोमैडिक एलिफेंट, यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, एक जॉइंट एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है। तो ये सारे जो नोट्स हैं, पॉइंट्स हैं, ये सब आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि आपको न्यूज़पेपर के पीडीएफ में जैसे ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। अदरवाइज ओपन नहीं होता है तो क्या करना है, आपके लिए एक और टेलीग्राम चैनल बना रखा है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स के नाम से, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे पिक्चर्स वगैरह भी सेंड करवा दिए जाते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी अगेन आप लोग जीएस पेपर 3 डिफेंस सिक्योरिटी से लिंक कर सकते हो, साथ ही साथ जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया, यूएस के थ्रू स्टेटमेंट आया है कि हम लोग लगातार कंटिन्यू करेंगे इंडिया को सपोर्ट करना, इंडिया के लिए सपोर्ट यहाँ पे लगातार बढ़ता रहेगा। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया। अब ये किस चीज़ को लेकर है तो मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया कि जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ या फिर आप कह सकते हो क्वाड कंट्रीज़ मिलकर काम करने वाली हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर डिस्कशन हुआ है फ्राइडे में, मतलब कल वाले दिन ये डिस्कशन हुआ। फोकस किया गया किस किस चीज़ के ऊपर, फोकस किया इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर। और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आज के टाइम पर जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस चाइना पैदा कर रहा है। और अब क्या है, चैलेंजेस के साथ साथ मतलब चाइना के चैलेंजेस को हम लोग टैकल करेंगे, प्लस जो पेंडेमिक है कोविड-19 से कैसे लड़ेंगे उसके बारे में डिस्कशन हुआ। क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुआ कि किस प्रकार से हम लोग ये क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर सिचुएशन जो है या फिर आप कह सकते हो टेम्परेचर है वो लगातार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, वार्मर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। नाउ बात करते हैं क्या क्या बताया गया। देखो इन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, इन्होंने यहाँ पर फोकस किया। देखो पहले पैरा में चाइना के ऊपर फोकस किया था, दूसरे पैरा के अंदर में भी चाइना के ऊपर ही फोकस किया गया है। ठीक है, कि जो चैलेंजेस है वो चाइना की साइड से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप लोगों ने देखा। ठीक है, क्या है कि यूएस का जो रिलेशनशिप है वो अगेन इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इंडिया यूएस मिलकर काम करेंगे डेफिनेटली इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। खासकर पूरी क्वाड कंट्रीज़ यहाँ पर काम करने वाली हैं। क्वाड एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसके लिए, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, जो कि यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। देन उसके बाद बताया गया कि यहाँ पर आप देख पाओगे फिर से, देखो 3 पैरा हो गए, चाइना के बारे में चर्चा हुई, चौथे पैरा के अंदर फिर चाइना के बारे में चर्चा हुई कि आज के टाइम पर इंडिया और चाइना के बीच में आप देख पाओगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर एक डिस्प्यूट देखने को मिलता है। उसी प्रकार के डिस्प्यूट ना अलग अलग कंट्रीज़ के साथ और भी हैं, जैसे कि जापान के साथ, चाइना के साथ यहाँ पर डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो अमेरिका और चाइना के अगेन रिलेशंस अच्छे नहीं है, ये भी आप लोगों को पता है। और ऑस्ट्रेलिया और चाइना का तो अपने आप रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब है। तो आप देख पाओगे चाहे वो क्वाड कंट्रीज है, चारों ही कंट्रीज़ के जो रिलेशन है वो चाइना के साथ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, ज़्यादा बेहतर है नहीं, ये हम लोग देख पाते हैं। जिसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि बार बार चाइना का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्ती का कोर्जन देखने को मिलता है। जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये ज़बरदस्ती अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर, अपना एग्रेशन दिखाता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उसको कम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई जो कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताई हैं। तो मतलब पूरे आर्टिकल के अंदर या फिर आप कह सकते हो पूरे मीटिंग के अंदर जो भी बातचीत हुई है वो चाइना को लेकर हुई है। आप देख पा रहे होंगे हर जगह पर चाइना के बारे में मेंशन्ड है। इनफैक्ट आखिरी पैरा में भी चाइना के बारे में यहाँ पर मेंशन आपको ये देखने को मिल जाएगा। मैं आपको पहले एक मैप दिखाता हूँ।
काफ़ी लोग होंगे जिन्हें इंडो पैसिफिक रीजन समझ में नहीं आ रहा होगा ये कौन सा रीजन है, तो मैं आपको बता दूं, इधर आपको इंडियन ओशन नज़र आएगा, इधर पैसिफिक ओशन नज़र आएगा। इस वाले रीजन को हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं। चाहे ये वाला एरिया देख लो, ठीक है, या फिर आप ये वाला एरिया देख लो, यहाँ पर जो चाइना है इसका एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। इन कंट्रीज़ के साथ चाइना के जो रिलेशन है वो अगेन काफ़ी ख़राब हैं। तो यहाँ पर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर आपको जापान नज़र आएगा, उधर चलोगे तो आपको यूएसए भी नज़र आएगा, ठीक है। तो ये चारों कंट्रीज़ मिलकर इन्होंने यहाँ पर इस वाले रीजन के अंदर एक प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा की है, चाइना की इन्फ्लुएंस को कम करने के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसके ऊपर मेंस में ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कस्टोडियल डेथ को लेकर, ठीक है। देखो, कस्टोडियल डेथ अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं आपको बताऊँ, पिछले साल की बात है, इस वाले आर्टिकल को हमने कई बार डिस्कस किया है, जून में डिस्कस किया है, अक्टूबर में डिस्कस किया है। देखो होता क्या है ना, मैं कैसे बता सकता हूँ ये, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पर इसके रिगार्डिंग नोट सेंड कर रखे हैं। जैसे आज मैंने डिस्कस किया तो आपको वापस से उसको रीसेंड कर दिया है। तो मेरे पास जब मैं इसको वापस से देखता हूँ ना, जब मैंने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, अब मैं जाकर इसके बारे में देख रहा हूँ टेलीग्राम पर मैंने सेंड किया है नहीं किया है, तो वहाँ पर डेट लिखी हुई आ जाती है कब कब मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल की बात है, हमने जून में, अक्टूबर में, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका नवंबर में डिस्कस किया था और दिसंबर में भी डिस्कस किया था। लेकिन पिछले साल दिसंबर के अलावा हमने अभी तक कस्टोडियल डेथ के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। तो अभी ये वापस से चर्चा में आ चुका है, मतलब पिछले साल 3 बार चर्चा में था, अब यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है कस्टोडियल डेथ को लेकर। तो अभी क्या हुआ है, एक कस्टोडियल डेथ देखने को मिली है। कस्टोडियल डेथ का मतलब है कि पुलिस की कस्टडी के अंदर एक व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है पुलिस के थ्रू, या फिर इतना ज़्यादा मारा पीटा जाता है कि उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं कस्टोडियल डेथ, ठीक है। तो हुआ क्या है, अभी ऐसी कस्टोडियल डेथ देखने को मिला था, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया उत्तर प्रदेश की सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि भाई यहाँ पर जो भी एक मुस्लिम बॉय है जिसके ऊपर यहाँ पर पुलिस कस्टडी जिसको अंदर जिसको लिया गया था और उसी कस्टडी के अंदर इसकी डेथ हुई है। तो फिलहाल डेथ होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, इसको कब एक तरीके से कब्र में दफनाते हैं ना, तो अभी यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि नहीं, इसको एक्ज्यूम करो। एक्ज्यूम का मतलब होता है कब्र से खोद कर निकालो, देन उसके बाद पोस्टमार्टम होना है, ठीक है। तो इसको लेकर एक सिचुएशन देखने को मिली है। तो फिलहाल आर्टिकल देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन कस्टोडियल डेथ है क्या जिसको लेकर इतनी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इनफैक्ट एक टाइम पर ना, ये पिछले साल जून में तो बहुत ज़्यादा चर्चा में था, नहीं पिछले से पिछले साल एक इंसिडेंट हुआ था तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो मतलब ये लगातार चर्चा में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये मैं आपको बताता हूँ दिसंबर में पिछले साल चर्चा में क्यों था। इस आर्टिकल को पहले तो आप रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 से, ठीक है। हुआ क्या था ना कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो पुलिस स्टेशन है ये सबसे बड़ा खतरा है ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है। मतलब खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला पुलिस स्टेशन सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? बहुत सारी जगह पर ऐसा देखने को मिलता है कि कस्टोडियल टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। पुलिस के काफ़ी सारे अत्याचार देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिससे कि एक कस्टोडियल डेथ बन जाती है, और वो कस्टोडियल डेथ अपने आप में कंट्री के लिए बहुत शर्मनाक चीज़ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पिछले साल के लास्ट महीने में यहाँ पर ये बोला था, तो ध्यान रखना इसके बारे में। जब आप सिलेबस देखोगे ना, तो उसमें टॉपिक्स मेंशन है जुडिशरी, सोशल एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, इससे आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो होता क्या है, कस्टोडियल वायलेंस आपको क्लियर हो चुका है। नाउ अब एक डेटा है हमारे पास, जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो सालाना यहाँ पर डेटा लेकर आता है क्राइम को लेकर। तो इन्होंने बताया 2001 और 2018 के बीच में अगर हम लोग बात करें, तो इतने सालों में सिर्फ और सिर्फ 26 पुलिस वालों को एक तरीके से दोषी साबित किया है कि इन्होंने यहाँ पर कस्टोडियल वायलेंस किया है। हालांकि कस्टोडियल डेथ के जो केस हैं वो यहाँ पर 1700 से भी ज़्यादा हैं, 1727 से ज़्यादा केसेस है, लेकिन काफ़ी कम पुलिस वाले ही अभी तक मुजरिम साबित हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। साथ ही साथ बताया गया लगभग 4.3%, मतलब जो भी 70 डेथ हुई हैं 2018 के अंदर, 2018 में 70 डेथ हुई थी, इसमें से 4.3% यहाँ पर बोला गया इंजरीज़ की वजह से हुई हैं। मतलब फिजिकली असॉल्ट किया गया, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया, फिजिकली काफ़ी मारा पीटा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ हुई है, ठीक है। और ये भी बताया गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, यही 4 स्टेट देखने को मिलेंगे जहाँ से पुलिस वालों को ऊपर केस चला या फिर पुलिस वालों को मुजरिम साबित किया गया है जिन्होंने कस्टोडियल डेथ की है, ठीक है। हालांकि केसेस इतने सारे निकल कर आए और भी राज्यों के अंदर कस्टोडियल डेथ हुई है, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले कॉन्विक्ट साबित नहीं हुए हैं, मुजरिम साबित नहीं हुए हैं, ऐसे यहाँ पर बताया गया। तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम के अंदर ही काफ़ी सारी कमियाँ देखने को मिलेंगी। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे बात करें कस्टोडियल डेथ के अलावा भी बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे बताया लगभग 2000
1000 से ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन केसेस भी रिकॉर्ड करे गए हैं पुलिस के अगेंस्ट में, मतलब पुलिस ने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है। ठीक है, अब ये जो वायलेशन हुआ है ये 2000 से लेकर 2018 के बीच का डेटा है। और साथ ही साथ बताया गया इन केसेस के अंदर भी बहुत कम पुलिस वाले कॉन्विक्ट हुए हैं, बहुत कम पुलिस वाले यहाँ पर मुजरिम साबित हुए हैं, मतलब केसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा केसेस निकल कर आए इन चीज़ों के, लेकिन जो पुलिस वालों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए थी वो प्रॉपरली हुई नहीं है। अब ये जो कस्टोडियल डेथ है ये इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है यहाँ पर इसे समझना होगा। इसके पीछे का मेन रीज़न है लेंदी जुडिशियल प्रोसेस। देखो आज के टाइम पर कोई भी केस पहुँचता है कोर्ट में तो कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। इनफैक्ट इंसान फिर भूल ही जाता है यार। तो लेंदी एक्सपेंसिव ये एक तरीके से प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ जाती है, या फिर हमारे पास प्रॉपर और स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें भारत के पास कोई एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन नहीं है, मतलब टॉर्चर को रोकने के लिए कोई भी हमारे पास ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से भी यहाँ पर कस्टोडियल वायलेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये दो रीज़न थे, सिर्फ और सिर्फ ये दो रीज़न है। उसके बाद एक और रीज़न है, इसमें कुछ और चीज़ ऐड कर रखी है, उसको आप लोग खुद भी देख सकते हो, लेकिन मैं उसके बाद सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ। एक और रीज़न क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनफैक्ट भारत ने यहाँ पर क्या है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर इन 1997 को रेटिफाई कर रखा है। भारत ने इसको एक तरीके से सपोर्ट कर रखा है, भारत ने इसको साइन कर रखा है। मतलब खुद हम लोगों ने एक कन्वेंशन साइन कर रखा है कि हम लोग टॉर्चर बिल्कुल भी नहीं करेंगे अपने देश के अंदर। लेकिन क्या हो रहा है, इसको प्रॉपरली हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। एक सबसे बड़ा इशू ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पा रहा है। उसका जब हम लोग संविधान को देखते हैं तो यहाँ पर टॉर्चर के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन दिया गया है, क्योंकि आपके पास आपका एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टॉर्चर है इसके अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो कस्टोडियल वायलेंस लगातार बढ़ रहे हैं, इसके पीछे यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये फंडामेंटल राइट्स भी काफ़ी हद तक वायलेट होते हुए नजर आएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ पर कस्टोडियल वायलेंस के बारे में क्रिएट हो चुका है, इसके पीछे के समझ में आ चुका है, उसके पीछे के रीज़न समझ में आ चुके हैं, सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक अगला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। तो अभी यहाँ पर एक डील तो हुई है, अभी एक प्रॉपरली डील के ऊपर भी हम लोग आने वाले हैं। बेसिकली ये मैं आपको एक डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर लेकर चलता हूँ। देखो अभी क्या हुआ, दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्कशन हुआ। अब दोनों कंट्रीज़ के बीच में जब यह डिस्कशन हुआ है तो इसी के बीच में दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर एक्सप्रेस किया है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा, जिसको हम लोग कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के नाम से जानेंगे, सेका। ठीक है, एक होता है सेपा, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, एक कॉपरेशन एग्रीमेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर इसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। प्लस उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि इंडिया आने वाले टाइम पर इस प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और भी कंट्रीज़ के साथ करेगा, जैसे कि यहाँ पर कनाडा हो गया, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, इजराइल हो गया। तो इन सब कंट्रीज़ के साथ हम लोग यहाँ पर एक सिमिलर टाइप के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। प्लस यूएई के साथ हम लोगों ने अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज भी कर लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, इसके बारे में पता चल जाए तो आर्टिकल क्लियर हो जाए। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाम से पता चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार होगा उसके ऊपर काफ़ी सारी छूट दी जाएगी। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये इधर ऑस्ट्रेलिया हुआ, इधर यहाँ पर इंडिया हुआ, दोनों के बीच में व्यापार हो रहा है। भारत यहाँ पर काफ़ी सामान भेज रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया हम लोग को काफ़ी सारा सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। अब क्या हो रहा है, मान लो हम सामान भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज, चार्जेस, टैरिफ या फिर गवर्नमेंट कोटा वगैरह ये सब कुछ लगा रहा है। तो क्या होगा, ये अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो इन टैरिफ, एक्स्ट्रा चार्जेस, ड्यूटीज़ और ये कोटा वगैरह है, इन सबको हटा दिया जाएगा। ठीक है, जिससे प्रोडक्ट थोड़ा सा और सस्ता हो जाएगा, जो व्यापार है और ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे हम लोग इधर से ऑस्ट्रेलिया जब भेजेगा तो हम लोग भी यहाँ पर जो चार्जेस वगैरह हैं वो बिल्कुल कम कर देंगे, ये यहाँ पर बताया गया। आई होप आप लोग को ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में समझ में आ चुका है। देखो ये काफ़ी सारी टर्म्स जो कि इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सारा दे दिया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक पैक्ट होता है दो या दो से ज़्यादा नेशंस के बीच में, जहाँ पर जो भी बैरियर्स यानी रुकावटें होती हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर, उनको कम किया जाता है। और वो रुकावटें कैसी हो सकती हैं, गवर्नमेंट टैरिफ, कोटा, सब्सिडी, प्रोहिबिशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इनको हम लोग रोक देते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर ये भी क्लियर हो चुका है। देन उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको ऊपर देखने को मिलेगा। अब क्या है, यहाँ पर एक पिटीशन डाला गया है। अब देखो इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंस हमारे एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसाइड किया कि एक पिटीशन जो आया है सुप्रीम कोर्ट के पास, हैबेस कॉर्पस, उसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, अब देखो बिल्कुल आर्टिकल खुद पढ़ सकते हो, मैं पढ़ चुका हूँ, ये आपका बिल्कुल भी काम का नहीं, 1% भी काम का नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, इस पिटीशन के बारे में ज़रूर जानना है। हैबेस कॉर्पस, ये जो हैबेस कॉर्पस है ना, अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है।
जो आप लोग पॉलिटी पढ़ोगे लक्ष्मीकांत, तो उसमें टाइप्स ऑफ रिट करके एक टॉपिक आता है, ठीक है। वहाँ पर आपको सारे रिट पिटिशंस के बारे में बताया गया है। मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। फिलहाल तो हैबेस कॉर्पस क्या है इसके बारे में जान लो। टाइप्स ऑफ रिट के अंदर हैबेस कॉर्पस आता है, मैंडेमस, सर्चोरी, प्रोहिबिशन, कोवारंटो, ये सब आपको टाइप्स ऑफ रिट देखने को मिलता है। हैबेस कॉर्पस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये पिटिशन डाला जाता है ताकि हमें दूसरे व्यक्ति को रिलीज़ करना है, ठीक है। एक व्यक्ति को रिलीज़ करने के लिए जिसको कस्टडी में लिया गया है अनलॉफुली, मतलब अनकानूनी तरीके से, मतलब आप कह सकते हो कि गैर कानून तरीके से यहाँ पर एक पर्सन को कस्टडी में लिया गया है, तो उसको हम लोग रिलीज़ करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हैबेस कॉर्पस पिटिशन यहाँ पे जारी करते हैं। उसी प्रकार से मैंडेमस होता है, सर्चोरी, प्रोहिबिशन और कोरांटो, यहाँ पर आप देख पाओगे किस किस चीज़ को लेकर, एक बार खुद रीड करना। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी फिलहाल हैबेस कॉर्पस चर्चा में था, तो मैंने आप लोग को हैबेस कॉर्पस बता दिया है किस चीज़ को लेकर है, और यहाँ पर भी उसी चीज़ को लेकर डिमांड की जा रही है। एक व्यक्ति है, ठीक है, पाकिस्तान नेशनल, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बच्चा है जो कि डिमांड कर रहा है, उसके फादर को डिटेन कर लिया गया है, उसको रिलीज़ करने के लिए हैबेस कॉर्पस पिटीशन को जारी किया गया। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे बड़ा आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आज के पूरे न्यूज़पेपर का। बाइडन ने यहाँ पर सारे अमेरिकन को यहाँ पर बोला है कि भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सामान पैक करो और यहाँ पर यूक्रेन को लीव करो, ठीक है। यहाँ पर आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, बाइडन अर्जेस अमेरिकन टू लीव यूक्रेन। इसी को लेकर आज का थंबनेल भी क्रिएट किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया, बताया ये जा रहा है कि रशिया लगातार अपने सोल्जर्स को फैलाता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास, तो अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और रशिया का यहाँ पर आप कह सकते हो एक इन्वेजन देखने को मिल सकता है। तो बाइडन यहाँ पर पूरी तरह से एक तरीके से यूएस भी दावा कर रहा है कि आने वाले टाइम पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब होने वाली है, कुछ ही दिनों की बात है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाएगी, ऐसा बताया गया। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि बाइडन अब यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करने वाले। अगर यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट मिल जाता बाइडन का, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अमेरिका का सपोर्ट मिल जाता, अमेरिका के सोल्जर्स इधर यूक्रेन में डिप्लॉय हो जाते, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की पूरी पॉसिबिलिटी थी। मैं आप लोग को एक मैप दिखाता हूँ, ये वाला मैप देखो, ठीक है। ये यूक्रेन हुआ, यूक्रेन की कैपिटल कीव हो गया, नीचे यूक्रेन का क्रीमिया हो गया जिसको रशिया ऑलरेडी हथिया चुका है, इधर रशिया हो गया। लगभग 1,00,000 से ज़्यादा सोल्जर्स यहाँ पे रशिया ने डिप्लॉय कर दिया। और पता रिपोर्ट्स क्या बताती हैं, रशिया यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा बेसिकली लगा चुका है, बहुत सारे टैंकर्स जो हैं, आर्टिलरी हैं, आर्मड व्हीकल्स हैं, सब कुछ तैनात कर चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये लगातार यहाँ पर अपने जो सोल्जर्स है वो डिप्लॉय कर चुका है, लगातार तैनात कर चुका है। तो चारों तरफ से समय घेर रखा है और ऐसा कोई भी कंट्री फालतू में नहीं करेगी, ठीक है। तो आने वाले टाइम पर कुछ दिनों के अंदर ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर यूक्रेन का इन्वेजन हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। ये यहाँ पर बेसिकली कहना है और इसी की वजह से नेटो और यूएस दोनों यहाँ पर पीछे हट चुके हैं। और यूएस का देखो, यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, इनका एग्जैक्टली कहना भी है, अगर हम लोग आते हैं, हमारे सोल्जर्स यहाँ पर डिप्लॉय होते हैं तो रशिया यहाँ पे अटैक करता है, इसके रिटेलिएशन में यूएस यहाँ पर आ जाएगा बीच में, तो इससे कहीं ना कहीं रशिया यूएस एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं चाहते यहाँ पर जो बाइडन, इसी वजह से जो बाइडन बोलते हैं कि अमेरिकन सिटीजन्स जितने भी हैं निकलो फटाफट, हम नहीं चाहते अमेरिकन सिटीजन्स का कोई भी लॉस हो, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे बार बार वही चीज़ें मेंशन की गई है, ऊपर भी मेंशन किया गया, इधर ही मेंशन किया गया, उसके बाद फिर से यहाँ पर मेंशन किया गया कि अमेरिकन सिटीजन शुड लीव नाउ, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर इंडिया के भी बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने वहाँ पर, 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अभी फिलहाल इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपको देखना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो बाइडन के बारे में बताया गया। लेकिन उसके बाद कल रात में बहुत सारे आर्टिकल्स और भी पब्लिश हो चुके हैं। जब सुबह मैं सर्च कर रहा था तो मैंने ये तो देखा जब थंबनेल क्रिएट कर रहा था, तो उसके बाद यहाँ पर और भी आर्टिकल्स देखने को मिले। और आर्टिकल्स कैसे देखने को मिले, जैसे कि जापान ने भी बोल दिया है, और भी कंट्रीज़ आ चुकी हैं जिन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि बिल्कुल यहाँ पर जो लोग हैं, खासकर ऐसे जो कि अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, तो उन कंट्रीज़ ने बोल दिया कि बिल्कुल यूक्रेन को खाली करके निकलो, आने वाले टाइम पर सिचुएशन ख़राब हो सकती है। इससे क्या हो रहा है, इससे आप कह सकते हो यहाँ पर पता चल रहा है कि रशियन मिलिट्री का कितना दबदबा देखने को मिलेगा। प्लस आज के टाइम पर सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ चुकी है और आने वाले टाइम पर बिल्कुल और बिगड़ सकती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैंने यहाँ पर मेंशन करनी थी, वो यह है कि इस वजह मैं आर्टिकल पढ़ा था दूसरा, तो यहाँ पे क्या बताया गया, देखो जो बाइडन जो ये काम कर रहे हैं, अब इसकी वजह से हो सकता है जो बाइडन की जो इमेज है वो और ज़्यादा डाउन हो जाए। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान की वजह से तो आप कह सकते हो एक ब्लंडर तो क्रिएट हुआ ही है वहाँ पर भी, तो अफगानिस्तान की वजह से यहाँ पर सिचुएशन ख़राब तो हुई है और जो बाइडन की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है। इसके बाद यहाँ पर यूक्रेन को अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी और ख़राब हो जाएगी। जहाँ हालांकि यूक्रेन यहाँ पर ये बोलता है कि रशिया को जो भी करना है करे, हमारे पीछे यूरोपियन यूनियन खड़ा है, नाटो खड़ा है और अमेरिका खड़ा है, लेकिन नाटो अमेरिका पीछे हट गए, ठीक है। ये चीज़ें आज के टाइम पर आपको ये देखने को मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन ये यूएस से रिलेटेड है।
अब यूएस से क्या रिलेटेड है, तो देखो यूएस के पास ना बहुत सारा पैसा था अफगानिस्तान का, अफगान का एसेट्स था लगभग कितना, $7 बिलियन। $7 बिलियन यहाँ पर जो अमाउंट है वो यूएस के अंदर, यूएस में देखने को मिलता था। अब क्या होता है, ये फंड पैसा देना था किसको, अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी तालिबान आ चुका है। अब तालिबान को एक तरीके से जो हमारी खासकर जो तालिबान को जो यूएस की गवर्नमेंट है वो यहाँ पर एज अ रिकग्निशन देती नहीं है, मतलब तालिबान को एज अ सरकार मानती नहीं है। तो यूएस सरकार ने यहाँ पर डिसाइड किया है, ये जो $7 बिलियन अफगानिस्तान का यूएस के अंदर रखा हुआ है, इसमें से $3.5 बिलियन यूएस खुद रखेगा और $3.5 बिलियन यहाँ पर अफगानिस्तान को देगा। और अफगानिस्तान को भी डायरेक्टली नहीं देगा, किनको देगा, यहाँ पर कुछ अथॉरिटीज़ हो गई, ट्रस्ट हो गए, उनको यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जो यूएस है वो तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करता है एज अ गवर्नमेंट। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करने वाली है, फ्राइडे में इन्होंने यहाँ पर स्टेप उठाया है कि भाई यहाँ पे जो $7 बिलियन इनके पास रखा हुआ है अफगानिस्तान का, उसमें से आधा तो फ्रीज कर लिया जाएगा, आधा यहाँ पर दिया जाएगा, और आधा भी जो दिया जाएगा वो तालिबान के हाथ में नहीं दिया जाएगा, अलग अलग ट्रस्ट के बेसिस पर दिया जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा तो यूएस सरकार ने आधा फंड रोका क्यों है, रोका इसलिए है कि जो 9/11 अटैक के विक्टिम्स थे उनको रिलीफ दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपको पता होगा एक 9/11 अटैक हुआ था यूएस के अंदर, यूएस के पूरे इतिहास में सबसे खतरनाक एक टेररिस्ट अटैक था, जहां पर बिल्डिंग्स के अंदर से प्लेन पास हो चुके थे। काफ़ी बार हम लोगों ने 9/11 अटैक के बारे में भी पढ़ रखा है ना, सर्च करना टेलीग्राम पर, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे 9/11 अटैक के बारे में। तो हुआ क्या, इसी अटैक के अंदर यहाँ पर बहुत सारे विक्टिम्स बने। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो यूएस ने डिसाइड किया जो ये $3.5 बिलियन है, ये पैसा हम लोग इन्हीं विक्टिम्स के फैमिलीज़ को, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि इनको हम लोग ये फंड प्रोवाइड करवा देंगे, जो भी पैसा यहाँ पर आधा हम लोग रखेंगे। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग को यहाँ पर यही समझ में आ चुका होगा। बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिटेलिंग है नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नौ एक छोटा सा आर्टिकल है, वो क्या है कि देखो यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी लीडर हैं गिरिराज सिंह। अब इन्होंने फ्राइडे में बोला कि देखो आज के टाइम पर कितनी कंट्रोवर्सी हो रही है हिजाब को लेकर स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो यहाँ पर इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए हम लोग को इतना तो दिमाग लगाना चाहिए कि अपने कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएँ। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मतलब एक तरफ ये कंट्रोवर्सी उठी रही है, उसके अलावा भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, ऐसा इनका कहना है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिरकार क्या है। तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 से। आपके सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन्ड है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पर बेसिकली इज वन दैट प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, मतलब एक ही कानून रहेगा पूरे देश के लिए। देखो होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे केसेस आते हैं, अलग अलग रीजन के अलग अलग केसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप कह सकते हो कि कोई मैरिज का केस आया, डाइवोर्स का आया, इनहेरिटेंस का आया, एडॉप्शन का आया, ये अलग अलग केस हैं। तो यहाँ पर क्या होता है आज के टाइम पर, जैसे मैरिज का कोई केस है तो उसको हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। मुस्लिम्स का कोई मैरिज का केस है तो यहाँ पर मुस्लिम लॉ के हिसाब से देखा जाता है। फिर क्रिश्चियन का है तो क्रिश्चियन लॉ के हिसाब से, मतलब अलग अलग यहाँ पर सेक्टर के अंदर अलग अलग आप कह सकते हो रिलीजियस लॉज देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग रिलीजन के बेसिस पर आपको कानून देखने को मिलेंगे हर एक इशू के लिए। तो बेसिकली बोला गया ये जो अलग अलग कानून है इसको हटा क्यों ना दिया जाए, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ एक कानून लागू रहेगा और सभी के ऊपर यहाँ पर वो लागू करेगा, यहाँ पर बोला गया। और आर्टिकल 44 जो हमारे संविधान का वो बोलता भी है कि यहाँ पे स्टेट को लाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, और जो आर्टिकल 44 है ये यहाँ पर बोलता है कि हाँ बिल्कुल जो भारत के अंदर सिटीजन्स हैं इनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आर्टिकल 44 क्या है, आर्टिकल 44 खुद एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसा आप लोग जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपको फंडामेंटल राइट पढ़ने को मिलेंगे, फिर उसका डीपीएसपी पढ़ोगे, देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो डीपीएसपी भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। डीपीएसपी के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो डिफाइन कर रखा है, मतलब डीपीएसपी को डिफाइन कर रखा है आर्टिकल 37 में कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि डीपीएसपी वायलेट होता है तो फिर आप लोग यहाँ पर कोर्ट नहीं जा सकते, एग्जैक्टली आप लोग ऐसा कह सकते हो। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट्स होता है तो फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो उसके बाद आप लोग कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई भी करेगा, ये भी आपको पता होगा, वो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है ना। तो डीपीएसपी के बारे में आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देन उसके बाद आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समझ आ गया होगा। आर्टिकल 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सारी बातें मेंशन्ड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है ये आपको देखो पता चल चुका है, प्लस क्या नीड है इसकी वो भी आप लोग को पता चल चुका है कि आज के टाइम पर अलग अलग लॉज है जिसकी वजह से हम लोग चाहते हैं एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। नाउ अब चलते हैं हम लोग एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को।
नाउ ये है पेज नंबर 6, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की अगर हम लोग बात करें तो आपको एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, और एक लौता ही आर्टिकल है जो कि इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पर साइबर थ्रेट, साइबर क्राइम के बारे में चर्चा की जा रही है कि साइबर अटैक आज के टाइम पर क्या है, प्लस इस साइबर अटैक की क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, कब से ये तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद यहाँ पर ये इलेक्शन संबंधित आर्टिकल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में बताया गया, चलो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा लास्ट में। उसके बाद यहाँ पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा जहाँ पे बात की गई है कि अभी जो कोविड-19 की वजह से एक तरीके से क्वारंटीन वगैरह सिचुएशन लगा रखी थी और ट्रैवल वगैरह बैन कर रखा था, उस ट्रैवल को अलाउ किया जाएगा। नाउ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एडिटोरियल वो आपको ये वाला देखने को मिलेगा। काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा गया ऑथर के थ्रू, डिस्कस करेंगे। इन्होंने बताया देखो जो साइबर अटैक है वो क्या है, प्लस साइबर अटैक का क्या सोल्यूशन हो सकता है, साइबर अटैक आज के टाइम पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है उसके बारे में समझाया है, क्या क्या चैलेंजेस हैं वो सब यहाँ पर एक एक करके बताया गया है ऑथर के थ्रू। सबसे पहले चीज़ जो आप लोग यहाँ पर देखोगे वो क्या मेंशन की गई है, साइबर अटैक मे बी आ रिलेटिवली न्यू फिनोमेना। जो हमारे लिए आज के टाइम पर जो साइबर अटैक है वो एक नया फिनोमेनन नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ये नए फिनोमेन के साथ साथ एक बहुत खतरनाक है। खतरनाक इतना है जितना आप लोग कह सकते हो एक टेररिज्म, ठीक है, जितना एक टेररिज्म खतरनाक देखने को मिलेगा उसी प्रकार से एक साइबर अटैक भी आपको उतना ही ज़्यादा डेंजरस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बताया गया अगर हम लोग बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर को इस डेंजर के बारे में कब पता चला, दुनिया भर को यहाँ पर डेंजर के बारे में पता चला 2010 के अंदर। अब 2010 में जब स्टक्सनेट वॉर्म करके यहाँ पर एक नाम दिया गया है, स्टक्सनेट वॉर्म 2010 के अंदर यहाँ पर आया था। स्टक्सनेट वॉर्म क्या था, ये अगेन एक मैलिशियस कंप्यूटर वॉर्म था, ठीक है, जिसको सबसे पहली बार 2010 के अंदर देखा गया था, और मतलब कि अगेन कंप्यूटर की हैकिंग वगैरह यहाँ पर कर सकता था। तो ये क्या हुआ, इसने लार्ज स्केल में डैमेज किया, ईरान की सेंट्रीफ्यूज कैपेबिलिटीज़ को लार्ज स्केल में डैमेज किया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 साल बाद 2012 के अंदर बात करें तो कुछ और भी कंप्यूटर्स वगैरह थे जो कि सऊदी अरेबिया के अरामको ऑयल कंपनी को बिलोंग करते थे, इसको टारगेट बनाया गया। उसके बाद और भी ऐसे अटैक्स बढ़ते चले गए, ठीक है। कुछ सप्ताह बाद यहाँ पे बताया गया कि देखो कुछ और भी टारगेट किए गए थे, जैसे कि कतर के अंदर नेचुरल गैस कंपनी है रास गैस करके, इसके ऊपर अटैक हुआ, साइबर अटैक। ये लगातार अटैक्स फिर बढ़ते हुए चले गए। 2010 के अंदर पहली चीज़ हम लोगों ने देखी थी, उसके बाद जो ये अटैक्स साइबर अटैक्स वो रेगुलरली इंक्रीज होते हुए चले गए। उसके बाद बात करें यूएस के अंदर, उसके बाद इनफैक्ट आप देख पाओगे इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे अटैक्स देखने को मिले हैं, हालांकि इंडिया के बारे में आर्टिकल में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने स्टार्टिंग की कि एग्जैक्टली स्टार्टिंग में यहाँ पर उन्होंने क्या क्या बताया, साइबर अटैक को लेकर शुरुआत हुई और आज के टाइम पर ये काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, देखो इसका रिस्पॉन्स क्या है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो लगातार यहाँ पर देख रही हैं कि किस प्रकार से हम लोग इस साइबर थ्रेट से डील कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हर साल हम लोग देख रहे हैं साइबर अटैक्स रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहा है। इनफैक्ट कोविड-19 के टाइम पे साइबर अटैक काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। अगर हम लोग देखें साल 2020 और साल 2021 के अंदर ये एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट थे, खासकर साइबर अटैक के पर्सपेक्टिव से देखें तो। मतलब साइबर अटैक इन 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कोविड-19 की वजह से ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली हैं। साल 2021 के अंदर बात करें, जो ये साइबर अटैक है, मैक्सिमम अटेंशन यहाँ पर सोलर विंड्स के ऊपर रहा। सोलर विंड्स को यहाँ पर एक तरीके से हैक किया गया है। कुछ कॉलोनियल पाइपलाइंस थी यूएस के अंदर, इसको हैक किया गया है। साइबर अटैक के अंदर हो क्या रहा है, हैकिंग हो रही है, ठीक है। हैकिंग करने के बाद आपका डेटा निकाला जा रहा है, ठीक है, फिर उसका मिसयूज़ हो रहा है। तो वही साइबर अटैक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2021 के अंदर ज़्यादातर कॉलोनियल जो पाइपलाइन था यूएस का, ये हिट हुआ। और बताया गया ये जो अटैक मैंने अभी आपको बताएं, कॉलोनियल पाइपलाइन और सोलर विंड यूएस के अंदर जो हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब एक, मतलब बहुत अटैक बहुत सारे हुए हैं, उसमें से यहाँ पर ये छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल हैं। उसके बाद इंडिया का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, मुंबई के अंदर पूरा पावर आउटेज हो चुका था, ठीक है। ऐसे अटैक्स यहाँ पर भारत के अंदर भी देखने को मिला है, जिसके बारे में अगेन आर्टिकल मेंशन नहीं है, मैंने आप लोगों को अलग से बता रहा हूँ। बट जो बाकी सारी बात बताई वो सब आर्टिकल के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, आप लोग खुद भी रीड करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, ये देखो तब से हम लोग लगातार फोकस करें 2021 से, अगर हम लोग बात करें, अगर हम 2021 का डेटा देखें, साइबर अटैक की वजह से जो मतलब इसके अंदर जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ क्राइम है, वो कितनी यहाँ पर देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो एग्जैक्टली बताया गया कि जो ये जो साइबर क्राइम डैमेज है ना, इसका कॉस्ट 2020 के अंदर 1 ट्रिलियन के आसपास देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर आप लोग सही से डेटा देखोगे तो लगभग 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक का यहाँ पर ये एक तरीके से साइबर क्राइम डैमेज कॉस्ट है।
इतना यहाँ पर डैमेज आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन यहाँ पर साइबर क्राइम की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट 2020-21 के अंदर तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अब हमारा साल 2022 स्टार्ट हो चुका है। अगेन साइबर थ्रेट हमारे लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगा इस साल भी, और आने वाले टाइम पर भी एक सबसे बड़ा कंसर्न है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कंपनीज़ हो, सभी लोगों के लिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन एज है, आज के टाइम पर सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है कोविड-19 की वजह से, और भी हम लोग डिजिटल लेवल पर जा चुके हैं। इन डिजिटलाइज या फिर इन्फॉर्मेशन एज के अंदर जो डेटा होता है वो एक गोल्ड की तरह काम करता है, ऐसा ऑथर ने मेंशन किया है। साथ ही साथ ऑथर ने यहाँ पर बताया कि देखो कोविड-19 वही वापस से वही वाली चर्चा की कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो है सिचुएशन थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हुई है। देखो हुआ क्या है यहाँ पर, जो ये साइबर अटैक है ये बेसिकली ज़्यादातर आपको स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस को अटैक करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग कहना यह है कि आने वाले टाइम पर साइबर अटैक किस किस चीज़ों के ऊपर हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स जो सबसे ज़्यादा टारगेटेड सेक्टर्स आने वाले टाइम पर हो सकते हैं वो है हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिसर्च, कम्युनिकेशन और गवर्नमेंट सेक्टर। ये सारे सेक्टर्स जिनको सबसे बुरी तरह से हिट किया जा सकता है साइबर अटैक से आने वाले टाइम पर, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ पर ये भी क्लियर हो चुका है। तो सिंपल सी बात है, साइबर अटैक लगातार बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम पर इंक्रीज हो सकता है, ऐसे बताया। हेल्थ केयर और खासकर जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं इनको काफ़ी बड़ा डैमेज हो सकता है आने वाले टाइम पर। इसके लिए अभी से हम लोग को कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाकर चलना पड़ेगा। साथ ही साथ और क्या बताया गया, देखो जो साइबर क्राइम है ये आज के टाइम पर आप लोगों को रेगुलरली देखने को मिलेगा, और इस साइबर क्राइम से कोई भी बच नहीं पाया है। ये जो साइबर अटैक है बेसिकली यहाँ पर बताया गया, कोई भी पूरी तरह से इम्यून नहीं हो पाए। ऐसा नहीं है कि साइबर अटैक इसके ऊपर नहीं हो सकता, किसी के ऊपर भी हो सकता है। ये सिचुएशन आज के टाइम पर काफ़ी क्रिटिकल है। ठीक है, लेकिन कर क्या सकते हैं हम लोग, कुछ प्रिवेंटिव और रिएक्टिव साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज़ की हम लोग को ज़रूरत है। ठीक है, तो मतलब साइबर अटैक को अगर टैकल करना है तो हम लोग को साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सरकार भी हमारी बहुत सारे काम कर रही है, आपको पता होगा। ठीक है, तो साइबर रिस्क को कम किया जा सकता है साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज़ को अपनाकर, ये बताया गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या है, देखो डेटा को प्रोटेक्ट करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, जो ये रैंसमवेयर है, जो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स देखने को मिलते हैं, ये अपने आप में एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये अटैक्स किए जाते हैं। ये अपने आप में लगातार और ज़्यादा इंटेंस हो रहा है और ज़्यादा यहाँ पर खतरनाक हो रहा है। और ऑथर बोलते हैं कि जो रैंसमवेयर है ये आने वाले टाइम पर और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थ्रेट हम लोग को दे सकता है, और ज़्यादा यहाँ पर खतरा पहुँचा सकता है ये। ठीक है, और फिर साथ ही साथ ऑथर ने बताया कि आज के टाइम पर साइबर अटैक का इतना खतरा है कि जो हर 10 सेकंड के अंदर एक नया अटैक हो रहा है। तो ये इतना बड़ा खतरा आज के टाइम पर ये पहुंच चुका है, तो इसको भी बेसिकली हम लोग को टैकल करना पड़ेगा। टैकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैकल करने के लिए हम लोग को साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना पड़ेगा। ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया। देखो लोग सोच रहे हैं कोविड-19 की वजह से घर से काम कर रहे हैं, होम से यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ज़्यादा चीज़ें सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑथर बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम भी और ज़्यादा खतरा देखने को मिलता है, और ज़्यादा यहाँ पर साइबर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मेंशन करी गई। साथ ही साथ फिर ऑथर और क्या मेंशन करते हैं, ऑथर मेंशन करते हैं, देखो अगर हम लोग बात करें जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, ये बहुत परेशान है आज के टाइम पर। ये जो एक्सपर्ट्स हैं इनको खुद नहीं मिल रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस साइबर थ्रेट को कैसे रोकें, हम लोग इसको कैसे यहाँ पर मतलब फैलने से रोकें। तो इसको लेकर कोई सोल्यूशन निकल कर आ नहीं पा रहा है अच्छे से, ये भी यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर हम लोग को एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, और क्लैरिटी को लेकर हम लोग को एक रिसर्च की ज़रूरत है। देन उसके बाद हम लोग साइबर सिक्योरिटीज़ के ऊपर काम भी कर पाएंगे। क्लियर हुआ। उसके साथ बताया गया कि देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे साइबर अटैक रिड्यूस हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है। जैसे एक सिक्योर एक्सेस सर्विस एज देखने को मिलेगा, सेस है। उसके बाद कुछ और भी सॉल्यूशंस बताए गए, जैसे CASB के फुल फॉर्म में क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर हो गया, SWG सिक्योर्ड वेब गेटवे हो गया। इनका मेन मकसद है कि जो ये साइबर रिस्क है, साइबर अटैक है, इसके रिस्क को कम से कम किया जा सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो फिर भी हम इसके ऊपर प्रॉपरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी अगेन यहाँ पर एक प्रॉपर अगर आप कह सको कि सोल्यूशन है तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में देख रखा है कि ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं साइबर अटैक का शिकार बन सकती हैं। तो आज के टाइम पर हम लोग को ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है यहाँ पर फोकस करें, और जो साइबर क्रिमिनल है, जो साइबर अटैक कर रहे हैं आज के टाइम पर, इन लोगों की सोच से 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, ये बताया गया, जो कि आज के टाइम पर हो नहीं रहा है ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा तो अगेन खतरा पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हुए नजर आएंगे। प्लस चैलेंजेस क्या है, अगर हम बात करें साइबर टेक्नोलॉजी के अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। अब वही देखो बार बार यार मतलब एक ही चीज़ें रिपीटेडली यहाँ पर कवर की गई है अलग अलग नाम से। तो जो इसका क्रक्स है बेसिकली वो तो आपको समझ में आ चुका है कि साइबर अटैक बढ़ रहा है, इसको लेकर हमें एक साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है। साथ साथ बताया गया जो सिचुएशन है इसको थोड़ा सा सही से देखो। ठीक है, एक डिटेल्ड स्टडी की ज़रूरत है।
चाहे वो लो मीडियम लेवल के साइबर अटैक हुए हैं जो पास्ट डिकेड के अंदर पिछले 10 सालों में जितने भी अटैक्स हुए हैं उनको स्टडी करो। उनको स्टडी करने के बाद यहाँ पर आगे हम लोग कुछ अपनी खुद की एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, एक नई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी पहले अटैक्स हो उनको स्टडी किया जाए, उनके ऊपर रिसर्च एनालिसिस किया जाए, उसके बाद जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, जो कि हम लोग को काफ़ी हद तक आवश्यकता है आज के टाइम पर। और फिर उसके बाद लास्ट में ऑथर मेंशन करते हैं कुछ बचाओ या मत बचाओ, लेकिन एक चीज़ बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस साइबर अटैक से, वो है आपके कंट्री का डिफेंस डेटा। डिफेंस डेटा कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री का। ठीक है, तो आप लोग खुद देख पाओगे ऑथर ने मेंशन किया है द एम्फेसिस शुड बी ऑन प्रायोरिटाइजिंग द डिफेंस ऑफ डेटा अबव एवरीथिंग एल्स। देन उसके बाद अपने डेटा को डिफेंस करना है, डिफेंस करने के साथ साथ मतलब अपना डेटा को प्रोटेक्शन देना। देखो हर चीज़ से ऊपर अपना डेटा रखना है। ठीक है, अब डेटा को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ यहाँ पे बोला गया जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं यहाँ पर साइबर अटैक्स के लड़ने के लिए। ठीक है, साइबर अटैक के अगेंस्ट में कुछ यहाँ पर डिफेंस प्रोवाइड करवाने के लिए, तो इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी यहाँ पर इसमें उतरना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए हो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मैंने आप लोगों को बता दिए एक्जैक्टली क्या क्या देखने को मिल रहा है, साइबर अटैक क्या है ये मैंने आपको बताया, इसको लेकर थ्रेट क्या क्या देखने को मिलते हैं। और इसके ऊपर मैंने आपके साथ कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल भी शेयर कर रखा था, आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो जो साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, उसको लेकर भारत क्या कर रहा है मैं आप लोगों को एक्जैक्टली बताता हूँ। उस आर्टिकल से थोड़ा सा हट कर है, बिहाइंड द पॉइंट्स हैं। ठीक है, बिहाइंड द आर्टिकल है। अब क्या है, साइबर अटैक का क्या सोल्यूशन हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब हम लोग अपने कंट्री को या अपने डेटा को बचा सकें साइबर अटैक से, डैमेज से, मिसयूज़ होने से, या फिर अपनी जासूसी होने से हम लोग बच सकें। तो जब हम लोग साइबर अटैक के बारे में बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी की देखो सबसे पहली ज़रूरत साइबर सिक्योरिटी की हम लोग को आवश्यकता क्यों है, नीड क्यों है। नीड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर साइबर वॉरफेयर ऑफेंसिव्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे। मतलब क्या है, यूएस एक ऐसी कंट्री बन चुका है जिन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है साइबर अटैक से बचने के मामले में। ठीक है, तो मतलब अलग अलग कंट्रीज़ बहुत सारा पैसा लगा रही हैं, और आज के टाइम पर जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनके पास साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ है, मतलब ऐसी कंट्रीज जो कि साइबर अटैक या साइबर सिक्योरिटी से लड़ सकती हैं, वो यूएस है, चाइना है, रशिया है, इजराइल है और यूनाइटेड किंगडम आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर डेफिनेटली लड़ सकती है, इनके पास खुद साइबर अटैक करने की भी क्षमता देखने को मिलेगी, है ना। साथ साथ क्या बताया गया कि देखो ये रीज़न हो गया सबसे पहला, इसकी वजह से इसमें भी इंडिया को भी आना पड़ेगा। इंडिया भी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री देखने को मिलेगा इस साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ में, भारत को भी आना चाहिए जो कि अपने आप को साइबर अटैक से हम लोग आराम से प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा है इंक्रीज डिजिटल यूजेज पोस्ट कोविड। मतलब कि यहाँ पर कोरोना वायरस के बाद ना क्या हुआ, जो डिजिटलाइज चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। ठीक है, आप लोग देख पाओगे हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है, मतलब काम घर से चल रहा है, मतलब ऑफिस काफ़ी लंबे समय से बंद हैं। ठीक है, मेरे खुद के हमारे फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर कोविड से पहले उनके ऑफिस बंद हुए थे, वो आज के टाइम तक यूएस में हैं, वो सब उनके ऑफिस बंद हैं। ठीक है, अभी तक ऑफिस बंद है। मेरे खुद के यहाँ पर जानने वाले हैं जिनके ऑफिस में मतलब 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो अभी तक बंद देखने को मिलेंगे, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें, मतलब जो पहले ऑफलाइन चीज़ें होती थी वो भी डिजिटलाइज हो चुकी हैं। तो इस माध्यम से अब चीज़ें हुई हैं, तो इसके एक नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ये है कि साइबर अटैक हो सकता है। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी आवश्यकता है। साथ साथ बताया गया कि बताऊं मैं आपको हाल ही में साइबर अटैक्स कहाँ पर हुए हैं। हाल ही की बात करें तो चाइना का एक ग्रुप है जिसको हम लोग रेड एको के नाम से जानते हैं। रेड एको ने यहाँ पर टारगेट किया था भारत के पावर सेक्टर को। महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर क्या हुआ था, पावर आउटेज हो चुका था, बिजली चली गई थी पूरी। यहाँ पर बोला जाता है ये भी एक साइबर अटैक है जो कि चाइनीज़ ग्रुप रेड एको के थ्रू किया गया है। ठीक है, रेड एको यहाँ पर एक मॉलवेयर, एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, शैडो पैड का। ठीक है, जो कि जिसकी मदद से यहाँ पर साइबर अटैक किया जाता है। उसके बाद काफ़ी सारी चाइनीज़ हैकर आपको देखने को मिलेंगे। चाइनीज़ हैकर ग्रुप है जिसको स्टोन पांडा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग ये ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि अपने आप में काफ़ी बड़े कंसर्न बन चुके हैं, जिन्होंने साइबर अटैक पहले करे भी हैं और आने वाले टाइम पर भी पॉसिबिलिटी है कि ये अटैक किया जाए। उसके बाद जो आर्टिकल में ऑथर ने मेंशन किया है वो यूएसए के बारे में मेंशन किया है। यूएसए के अंदर सोलर विंड के अंदर ऊपर हैक हुआ, प्लस इसको हैक करने के साथ साथ जो इनका पाइपलाइन वगैरह वो भी हैक कर दिया गया था। तो साइबर अटैक यूएसए के अंदर भी हुआ है, इंडिया के अंदर भी हुआ है, मैंने आपको बताया। अगर हम लोग बात करें, अब देखो ये अटैक्स हुए हैं ना, इसकी वजह से भी एक सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग को साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है। ठीक है, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ क्यों हम लोग को साइबर सिक्योरिटी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो देखो लोकल हो, स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सब अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा को मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, कंट्री के लेवल का डेटा है, जोग्राफिकल है, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक एसेट और भी बहुत सारे डेटा आपको ये देखने को मिलेगा। तो उन डेटा को भी एक प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, इसी वजह से हम लोग को साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है। फिर इंडिविजुअल्स के माध्यम से बात करें तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति है, आप हो, मैं हूँ, हमारे फोटोज़ है, वीडियोज़ हैं, कुछ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो सब हम लोग शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर। यहाँ पर सारी चीज़ आती रहती हैं, तो इसकी वजह से भी आज के टाइम पर एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम लोगों के पास एक साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितना ही चीज़ें ऑनलाइन पहुंची है, इसके बाद आप हमारा जो डेटा है वगैरह है वो भी काफ़ी हद तक ऑनलाइन पहुंचा है। इनफैक्ट इसी वजह से बोला जाता है सोशल मीडिया पर ज़्यादा चीज़ें पोस्ट मत किया करो। ठीक है, फिर एक सबसे बड़ा कंसर्न बिजनेसेस के लिए भी है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, कंपनीज के पास बहुत सारा डेटा है, लॉट ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन उनके सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साइबर अटैक की वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर इन कंपनीज के ऊपर अटैक होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो सारा डेटा है प्लस यहाँ पर बहुत सारी जो डेटा निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर कंपनीज को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, ये हम लोग देख पाएंगे। और पहली बात तो क्या है, उस डेटा का काफ़ी गलत यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर क्या है, ये सब मतलब कारण है बेसिकली। इन कारणों की वजह से हम लोग को एक साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि सरकार क्या कर रही है, हमारी सरकार कुछ इनिशिएटिव उठा रही है साइबर सिक्योरिटी को लेकर या नहीं उठा रही है। तो देखो अलग अलग इनिशिएटिव उठाए गए हैं, जैसे साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव है, साइबर स्वच्छता केंद्र है, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हो गया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हो गया, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हो गया, नेशनल साइबर पॉलिसी 2013 हो गया। तो ये सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि यहाँ पर सरकार उठा रही है साइबर अटैक को टैकल करने के लिए। आई होप आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो चुका है। उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक कंट्रोवर्सी काफ़ी चर्चा में है, वो भी यहाँ पर टेलीग्राम पर मेंशन कर रखी है मैंने, मतलब जो आर्टिकल आपको ये नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये अगेन हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बार भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो ये हो क्या रहा है, इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 1 प्लस जीएस पेपर 2 दोनों से रिलेट कर सकते हो। सिलेबस के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, इनसे आप लोग रिलेट कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो हुआ क्या है, हाल ही में लगभग 6 स्टूडेंट्स हैं जिनको बैन किया गया। कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको एंट्री नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। ठीक है, जो हेड कवरिंग स्कार्फ होता है, मुस्लिम वुमेन उसको पहनती हैं, वो यहाँ पर हिजाब पहन रखा था। अब क्या हुआ, उनको अलाउंस नहीं दिया गया, उनको यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुआ। प्रोटेस्ट के अंदर काफ़ी दंगे भी हो चुके थे, मतलब काफ़ी वॉयलेंस क्रिएट हो चुका था। देन उसके बाद अब यहाँ पर एक केस हाई कोर्ट तक भी पहुँचा है। कर्नाटका हाई कोर्ट इस केस को देख रहा है। आने वाले टाइम पर 14 फरवरी में यहाँ पर इस केस की सुनवाई भी होगी। देन उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास भी केस जाना था, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर खुद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने बोल दिया है कि हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें इंटरव्यू नहीं करेगा। आने वाले टाइम पर पहले कर्नाटका हाई कोर्ट इसको देखेगा, देन उसके बाद हम लोग कुछ टाइम बाद इसके अंदर इंटरवीन करेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का खुद का स्टेटमेंट है, जैसा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पेज नंबर 1 पर शायद पढ़ा था, है ना। नाउ अब यहाँ पर क्या है, बोला ये गया कि जो रिलीजियस फ्रीडम है, मतलब जो लोग हैं ना, लोगों का कहना यह है कि भाई देखो ये जो हिजाब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज़रूरी है। और जो हमारे पास हमारे संविधान के अंदर हम लोगों का रिलीजियस फ्रीडम है उसको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अगर हिजाब को बैन कर दोगे तो हमारी जो एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत सारे राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। अब वो राइट्स क्या कि मैं आपको बताता हूँ। देखो रिलीजियस फ्रीडम को लेकर ना हमारे संविधान में जो प्रोटेक्शन दी गई है वो आर्टिकल 25 के अंदर है। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 जब आप देखोगे हमारे संविधान का, वो गारंटी करता है कि हर एक व्यक्ति के पास फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट रिलीजन का देखने को मिलेगा। मतलब आपके पास हक है कि आप अपने पर्टिकुलर रिलीजन को आगे लेकर चल सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस उसका आगे प्रसार कर सकते हो, दूसरे को अच्छे से यहाँ पर अपने रिलीजन के बारे में बता भी सकते हो। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल 25 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ऐसा बताया। तो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, ये जो आपको फ्रीडम है मैंने आपको बता दिया, राइट टू प्रोफेस क्या है, राइट टू प्रैक्टिस क्या है, आप अपने रिलीजन को आराम से यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो, वो चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि देखो ऐसे तब भी बहुत सारे केस आते हैं, केस यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेंगे। और मतलब कभी यहाँ पर ऐसा हिजाब का केस देखने को मिल गया, जैसे आज के टाइम पर अगर हम एग्जांपल लें तो हिजाब को यहाँ पर काफ़ी सारे कर्नाटका के अंदर जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उन्होंने बैन कर दिया। उन्होंने बोला कि हम लोग हिजाब पहन के अलाउ नहीं करेंगे वेमेन को। अब इस प्रकार का जो केस है ना वो पहले भी आते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक केस देखा था 1954 में। ठीक है, अब 1954 में जो केस देखा गया था वो था शिरूर मठ केस। अब जो ये शिरूर मठ केस है इसके अंदर यहाँ पर एक रिलीजन टर्म का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर जो भी एक एसेंशियल प्रैक्टिस है, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, अगर मतलब मान लो कोई भी रिलीजन के अंदर एक चीज़ हो रही है, अगर वो उस रिलीजन के अंदर एसेंशियल प्रैक्टिस है, इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर लिखा हुआ है उस रिलीजन के अंदर, तब तो उस चीज़ को अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज उस चीज़ को अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है, वो केस 2004 का है। ठीक है, यहाँ पर वो केस था कि देखो जो पब्लिक स्ट्रीट है यानी कि जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर तांडव डांस किया गया। तांडव डांस को ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मना कर दिया, इसको यहाँ पर बोला कि नहीं आप ये तांडव डांस पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बोला कि देखो
यहाँ पर जब आप लोग अपना रिलीजन देखोगे तो उस रिलीजन के अंदर पब्लिक प्लेस में तांडव डांस करना एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है ना। ये भी यहाँ पर है कि तांडव डांस करना एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ था भाई ज़रूरी है तो यहाँ पर इसको अलाउ किया जाता है, अदरवाइज़ इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यही यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, हिजाब के साथ हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ पर जो हिजाब को लेकर एक तरीके से देखने को मिलेंगे, लोगों का कहना है कि हमारे जो हमारा रिलीजन है उसमें एक एसेंशियल प्रैक्टिस है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको परफॉर्म करना ज़रूरी है। चाहे आप ये चैप्टर, ये वर्सेस देख रहे होगे, सब जगह पर जो ये हिजाब है उसको अलाउ करने के बारे में चर्चा की गई है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ऐसे कैसे मना कर सकता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर खुद भी कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी हाई कोर्ट का खुद का डिसीजन आना है। लगभग अभी यहाँ पर आप कह सकते हो 2-4 दिनों में आपको पास ये आर्टिकल फाइनल हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंट्रोवर्सी के बारे में आपको बताया, आर्टिकल मैंने नहीं बताया, ठीक है। जो कंट्रोवर्सी है बेसिकली जो हो रही है वो मैंने आपको समझा दिया है, जिसको लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार। नाउ हम लोग करते हैं इस लेक्चर को समाप्त, लेकिन उससे पहले आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा। जो हमने प्रीलिम्स क्वेश्चन लिया था वो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो 2007 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द बस्तर रीजन, मतलब इनमें से कौन सा नेशनल पार्क बस्तर रीजन के अंदर लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, इंद्रवती नेशनल पार्क ये लोकेटेड है बस्तर रीजन के अंदर। आपको ध्यान रखना है ये पार्क सिचुएटेड है लगभग बस्तर रीजन से थोड़ी सी दूरी पर, बट ये वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे पता चलता है कोई भी नेशनल पार्क, कुछ भी यहाँ पर सेंचुरी, कोई भी यहाँ पर चीज़ें चर्चा में आती हैं तो डेफिनेटली उसको पढ़ना है। मैं आप लोगों को हमेशा एग्जाम्पल देता हुआ आया हूँ और कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को एक कम समय में दे पाऊँ। नाउ इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।